Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewers, Assalamu alaikum. My today's lecture is on a very intelligent, brilliant, and excellent follow up question asked by a younger brother who happens to be a doctor surgeon by profession on one of my previous videos. Now, in a part of my previous videos, I had explained that when energy is added to a substance, the bonds between the particles of that substance are broken. And when energy is removed from the particles, the bonds are formed. Now, the question of my younger brother, who is an FRCS doctor and is very intelligent person, is that why this principle does not hold true in biology. Now, I have to explain that this principle holds as much true in biology as in physics or chemistry. So, dear viewers, let me recap that part of my previous video on which this question has been asked. मैंने ये कहा था कि जब आप थर्मल एनर्जी या हीट एनर्जी या एनर्जी फॉर दैट मैटर ऐड करते हैं, सप्लाई करते हैं किसी सब्सटेंस को, तो उस सब्सटेंस के पार्टिकल्स जो है वो उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है और उसके बाद एक ऐसी लिमिट आती है कि जब जो हीट एनर्जी आप प्रोवाइड कर रहे होते हैं वो उन पार्टिकल्स में एब्जॉर्ब नहीं होती, बल्कि वो जो उन पार्टिकल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है या जो बांड होता है उसको ब्रेक करने में यूज होती है और उसको हम लेटेंट हीट कहते हैं. अगर तो आपने सॉलिड से लिक्विड बनाना है तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं, और अगर आपने लिक्विड से गैस में चेंज करना है उस सब्सटेंस को तो फिर आप उसको लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं. अच्छा, और अगर आपने इन रिवर्स प्रोसेस, इफ यू हैव टू देन कन्वर्ट द गैस इनटू लिक्विड एंड लिक्विड इनटू सॉलिड, तो फिर आपने कंडेंसेशन में और फ्रीजिंग में यू हैव टू रिमूव द एनर्जी. तो अब क्वेश्चन ये है कि बायोलॉजी में ऐसी बात नहीं है. बायोलॉजी में उन्होंने ही रेफर टू अ स्पेसिफिक प्रोसेस where ATP is hydrolyzed into ADP and inorganic phosphate and energy. Now, he says that when ATP is broken, when the bonds between the ATP are broken and we get ADP and inorganic phosphate, the energy is released. So this is opposite what I explained in that video, that energy is not released when bonds are broken. Energy is absorbed when bonds are broken. That's what I said. Now, he has raised this very, very intelligent question. So, this is a challenge, actually, to answer this question. Now, when ATP is hydrolyzed, I mean, when the bonds of the components of ATP are broken in the presence of water, when water is used in splitting the terminal phosphate of ATP, the equation says that when ATP is hydrolyzed, ADP, inorganic phosphate, and energy, three products are formed.
So energy is released when bond is broken here. Now this equation prima facie supports the stance of my brother. But let me go a little deeper to explain that this energy which has been released here is a net energy. This energy is not from the breaking of bond between the terminal phosphate and the second last phosphate group. Let me explain what happens. होता यह है कि एटीपी का स्ट्रक्चर अगर आपने देखा हो तो बाकी भूल जाएं आप, एडेनिन को और राइबोज शुगर को भूल जाएं. हम आखिर में जो 3 फॉस्फेट ग्रुप्स इन लाइन लीनियर अरेंजमेंट में जो अटैच्ड हैं उनको लेते हैं. उनके दरमियान जो बॉन्ड्स होते हैं जिनको फास्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड्स कहते हैं, हाई एनर्जी बॉन्ड्स, उनको लेते हैं. होता क्या है, जो टर्मिनल फास्फेट है वो जो बॉन्ड बनाता है सेकेंड लास्ट फास्फेट के साथ. अच्छा, लेट मी गिव नेम्स टू दीज 3 फास्फेट ग्रुप्स जो बायोलॉजी में दिए हुए हैं. पहला फास्फेट ग्रुप जो है उसको अल्फा, दूसरे फास्फेट ग्रुप को बीटा कहते हैं, और लास्ट टर्मिनल फास्फेट तीसरा फास्फेट ग्रुप जो है उसको गैमा फास्फेट कहते हैं. अब गैमा फास्फेट जो है वो हमने रिमूव करना है एटीपी से, वो बॉन्ड ब्रेक करना है. अब वाटर जो है इट इज नॉट ओनली ए सॉल्वेंट, इट इज अ रिएक्टेंट आल्सो. होता क्या है, वाटर की ऑक्सीजन जो है वो टर्मिनल फॉस्फेट का जो बॉन्ड बना हुआ है सेकेंड लार्ज फॉस्फेट के साथ, यानी जो टर्मिनल फॉस्फेट है उसकी जो ऑक्सीजन उसकी जो फास्फोरस है और जो सेकेंड लास्ट फास्फेट है उसकी जो ऑक्सीजन है, उनके दरमियान जो बॉन्ड है जिसको हाई एनर्जी बॉन्ड कहते हैं, बट दैट इज अ वेरी वीक बॉन्ड एट द सेम टाइम, वहां पे जाके ये ऑक्सीजन अटैक करती है और उसको ब्रेक करती है. जब उसको ब्रेक करती है तो सिर्फ उसको ब्रेक नहीं होती, वाटर खुद भी साइमल्टेनियसली स्प्लिट होता है. क्या होता है कि वाटर का जो बॉन्ड है वो हाइड्रोजन एक अलग हो जाती है और OH अलग हो जाता है. यानी अगर मैं वाटर को ऐसे लिखूं HOH, तो ये H अलग हो जाता है और OH अलग हो जाता है. और ये जो OH है ये टर्मिनल फास्फेट के साथ अटैच हो जाता है, और ये जो हाइड्रोजन है ये आयन की शक्ल ले लेता है, क्योंकि ये जो बॉन्ड ब्रेक होता है यहां पे वाटर का बॉन्ड, ये हेट्रोलिटिक ब्रेक है. दोनों इलेक्ट्रॉन इधर चले जाते हैं और इसका जो इलेक्ट्रॉन जाता है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है. तो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ वाटर के दरमियान, और एक बॉन्ड ब्रेक हुआ टर्मिनल फास्फेट यानी गैमा फास्फेट और बीटा फास्फेट के दरमियान. 2 बॉन्ड ब्रेक हुए. इन दोनों बॉन्डों की ब्रेकडाउन जब हुई है तो द एनर्जी हैज बीन कंज्यूम्ड नॉट रिलीज्ड. ये वो एनर्जी नहीं, एनर्जी वाज कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन ऑफ दीज 2 बॉन्ड्स. साइमल्टेनियसली 2 न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड. वो कौन से? ये जो OH है ये फौरी तौर पे बॉन्ड बनाता है वो टर्मिनल फास्फेट के साथ, और ब्रीफली वहां पे एक पेंटा कोऑर्डिनेट स्ट्रक्चर बन जाता है, यानी उसके अपने 4 ऑक्सीजन फास्फेट के और 1 ऑक्सीजन OH का. तो ये ब्रीफली एक पेंटा कोऑर्डिनेट स्ट्रक्चर बनता है, मगर फौरन ही वापस फिर वो 4 रह जाते हैं. क्यों? क्योंकि जो टर्मिनल फास्फेट है उसकी फास्फोरस
जिस ऑक्सीजन के साथ पहले अटैच थी वो ऑक्सीजन जो है वो बीटा फास्फेट की भी है, तो वो ऑक्सीजन तो बीटा के पास रहेगी, तो पीछे उसके पास तो 3 रह गई, और एक ये OH की मिल गई, तो ये 4 हो गई। तो फिर जो हमें प्रोडक्ट मिला फास्फेट का, वो हमें ये मिला HPO4। ठीक है, अब HPO ये नया बांड बन गया, यानी एक बांड फॉर्मेशन। ये जो बांड की फॉर्मेशन हुई है, जब बांड बना है, a lot of energy has been released इस बांड की फॉर्मेशन से। जो पहले 2 बांड ब्रेक हुए थे वहां पे एनर्जी कंज्यूम हुई है, यहां पे फॉर्मेशन ऑफ बांड में एनर्जी रिलीज हुई है, लॉट ऑफ एनर्जी हैज बीन रिलीज। और जो दूसरा बांड बना वो फिर ये जो हाइड्रोजन आयन यहां से निकला था, ये कहीं भी व्हेन इट वाज रिलीज इन सॉल्यूशन, तो ये कहीं भी अटैच हो सकता है। ये बाइकार्बोनेट के साथ भी अटैच हो सकता है, ये फॉस्फेट बफर मॉलिक्यूल के साथ भी अटैच हो सकता है, ये एडीपी के साथ भी अटैच हो सकता है हाइड्रोजन आयन। तो ये जब अटैच होगा, अगर तो ये वाटर के साथ अटैच होगा तो हाइड्रोनियम आयन बनाएगा, और अगर ये एडीपी के साथ अटैच होगा तो उसका एक चार्ज कम कर देगा, HADP बन जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक बांड बन गया, इससे भी एनर्जी रिलीज हुई, फॉर्मेशन ऑफ बांड से एनर्जी रिलीज हुई है। तो ये जब 2 बांड ब्रेक हुए तो एनर्जी कंज्यूम हुई, जब 2 बांड फॉर्म हुए, नए बने, सिंथेसाइज हुए, तो एनर्जी प्रोड्यूस हुई, एंड दिस एनर्जी विच वाज प्रोड्यूस वाज मच मच हायर इन अमाउंट देन द एनर्जी कंज्यूम्ड। तो जो नेट एनर्जी हमें मिली वो ये मिली। इसलिए ये इक्वेशन ये बताती है, ये ब्रेक डाउन ऑफ बॉन्ड से ये एनर्जी हमें नहीं मिली, ये एनर्जी हमें फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड से मिली है। दिस इज नेट एनर्जी, द एनर्जी released during formation of bond minus the energy consumed during breakdown of bond is equal to this energy, net energy। तो इस तरीके से ये प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री होल्ड्स ट्रू इन बायोलॉजी आल्सो। इस तरीके से ये एनर्जी मिली। अब आपका एक ये आगे क्वेश्चन मेरे उसी भाई का आ सकता है, या किसी और बायोलॉजिस्ट का, या MBBS डॉक्टर जो बच्चे बन रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, उनका ये क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रेकडाउन से एनर्जी कम क्यों मिली और फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड से एनर्जी ज्यादा क्यों मिली। अब मैं बताता हूं, जो ATP है उसके जो 3 फॉस्फेट ग्रुप्स उसके साथ अटैच हैं, उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। पहले फॉस्फेट अल्फा के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन के ऊपर, और बीटा के ऊपर भी 1 नेगेटिव चार्ज है, मगर जो टर्मिनल फॉस्फेट है उसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है। तो ये 4 ATP के ऊपर नेगेटिव चार्जेस कितने हैं? 4 हैं। अब मुझे बताएं कि नेगेटिव चार्ज तो रिपल्स करते हैं, तो देयर इज अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन दीज 3 फॉस्फेट्स, और इतनी दे आर इन ए स्टेट ऑफ स्ट्रेस एंड टेंशन। तो जब आप टेंशन में होते हैं तो बहुत ज्यादा एनर्जी आपके अंदर होती है। जब आपने टर्मिनल फॉस्फेट जिसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज थे, उसको जब आपने वहां से उसका बॉन्ड ब्रेक करके अलग कर दिया तो टेंशन रिलीज हो गई। क्या मतलब? एनर्जी रिलीज हुई, अ लॉट ऑफ एनर्जी हैज बीन रिलीज्ड जब आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन को डिक्रीज कर दिया बाय रिमूविंग द टर्मिनल फॉस्फेट, गैमा फॉस्फेट को रिमूव करने के बाद। एक बात तो ये। दूसरी, एनर्जी क्यों रिलीज हुई बॉन्ड फॉर्मेशन में? रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या है? पहले यह था कि जो चार्ज था दैट वाज कंसंट्रेटेड बिटवीन 2 एटम्स। अब क्या हुआ है?
जब आपने इसको टर्मिनल फास्फेट को अलग किया है, तो जब ये ओपन हुआ एडीपी, अगर इसके साथ हाइड्रोजन ना हो तो इसके ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज है, और ये जो फास्फेट है इसका जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ऑन ऑल 4 ऑक्सीजन। इसको रेजोनेंस कहते हैं। जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ फास्फोरस ने बनाया हुआ है, उसमें जो एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है, वो पाई बॉन्ड जो है वो उसका जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो ऑन ऑल 4 ऑक्सीजन इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। इसको कहते हैं रेजोनेंस। तो जब ये टर्मिनल फास्फेट अलग हुई तो रेजोनेंस जो पहले बड़ी पुअर थी अब वो बड़ी बेटर हो गई, उससे भी एनर्जी रिलीज हुई। जब रेजोनेंस बेहतर हो जाती है तो एनर्जी रिलीज होती है, यानी जब जब चार्ज स्प्रेड हो जाता है, कंसंट्रेटेड चार्ज जब स्प्रेड हो जाता है, जब वो आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ऐसे ही है कि मेरे ऊपर 4 मन वजन है और अगर 4 आदमी होंगे उनके ऊपर 1-1 मन होगा तो रिलीज हो जाएगा ना, तो एनर्जी रिलीज हो जाती है। तो दूसरी वजह यह है कि ज्यादा एनर्जी क्यों रिलीज हुई। तीसरी वजह सॉल्वेशन, SOLVATION, सॉल्वेशन। अगर आपने सुना हुआ है तो जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है ऑफ वाटर, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, जब वो सराउंड करते हैं किसी नेगेटिवली चार्ज केमिकल एंटिटी को, किसी आयन को, उस प्रोसेस को कहते हैं सॉल्वेशन। और उसमें जिसको वो सराउंड करते हैं वो बहुत स्टेबल होता है, हो जाता है, और उसकी एनर्जी रिलीज हो जाती है। अब जब नेगेटिव चार्जेस एक्सपोज हो गए टर्मिनल फास्फेट के, और जो बीटा फास्फेट है उसके भी एक्सपोज हो गए, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स ने उनको सराउंड कर लिया, क्योंकि वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है, उसके पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, उसके ऊपर 2 पोल बनते हैं। तो जो ऑक्सीजन नेगेटिव जिसके ऊपर चार्ज है, तो वहां पे वाटर मॉलिक्यूल की हाइड्रोजन आके अटैच होती जाएगी, तो वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर लेगा फास्फेट, जो टर्मिनल फास्फेट आपका बना है उसको भी, और एडीपी के साथ भी ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल्स लग जाएंगे, क्योंकि उसके भी एक्सपोज हो जाएंगे ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्जेस, तो इससे भी एनर्जी रिलीज हो जाएगी। एक और चौथा फैक्टर भी है, ये जो एडीपी जब बनेगा ना तो इसके ऊपर -3 चार्ज आएगा, और जब किसी के ऊपर चार्ज आ जाए, आयन बन जाए, ठीक है, ये पॉलीएटॉमिक आयन बन जाएगा। जब कोई आयन बन जाए तो आपको पता है कि जो आयनिक स्टेट होती है वो एटॉमिक स्टेट से ज्यादा स्टेबल होती है, यानी उसमें एनर्जी रिलीज होगी तो वो आयन बनेगा। तो यहां भी एनर्जी रिलीज हुई, इसलिए फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड में एक्चुअली ये एनर्जी रिलीज होती है इन 4 वजूहात की वजह से। ठीक है, अच्छा, वैसे इस चीज को ये समझें कि ये बड़ी एक मैं समझा डिसेप्टिव बात है ये कहना कि एनर्जी ऐड करने से बॉन्ड ब्रेक होता है, जो मैंने पहले कहा, और एनर्जी रिलीज करने से बॉन्ड जो है वो उसकी फॉर्मेशन होती है। ऐसे नहीं होता, होता ऐसे ही है, बट लफ्ज थोड़े से मैं चेंज करूंगा यहां पे। अब जरा देखें, सॉलिड है मेरे पास, आइस, आइस है, आइस सॉलिड है ना, इसको मैंने मेल्ट करना है, लिक्विड बनाना है। फर्ज करें उस आइस का टेम्परेचर -15 डिग्री सेंटीग्रेड, मैं उसको, उस आइस को किसी एक कंटेनर में रख के धूप पे रख देता हूं, उसके अंदर थर्मामीटर रख देता हूं, -15 बता रहा है। अब आइस मेल्ट करती जा रही है तो वो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, -15, -14, 0, 0 पे आके थर्मामीटर जो है ना स्टॉप्स गिविंग रीडिंग, टेम्परेचर स्टॉप्स राइजिंग, क्योंकि 0 जो है दैट इज द मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट पे स्टेट चेंज हो रही है, यानी अब इस वक्त वो सॉलिड से लिक्विड बन रहा है। जब तक वो सारे का सारा सॉलिड लिक्विड ना बन जाए तब तक टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा। क्यों? अब जो उसको हीट मिल रही है सूरज से, जब मैंने धूप में रखा हुआ है,
वो हीट अब उसके मालिक्यूल्स को, वाटर के मालिक्यूल्स को नहीं मिल रही, आइस में जो वाटर के मालिक्यूल है उनको नहीं मिल रही। वो हीट जो उन मालिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ब्रेक करने के लिए यूज हो रही है। तो क्या हुआ, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है उनके दरमियान। ये मैंने कहा था, बुक्स में भी ये लिखा है, बहुत सारे और सोर्सेज आप पढ़ेंगे वहां भी ये लिखा है। इसको ऐसे नहीं मैं कहता, मैं इसको कहता हूं द बॉन्ड इज बीइंग वीकेंड। जब दो पार्टिकल्स के दरमियान, सॉलिड के पार्टिकल्स के दरमियान, आइस के पार्टिकल्स के दरमियान बॉन्ड वीक हो जाएगा, जब उनका डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा तो वो लिक्विड बन जाएगा, बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ। जब लिक्विड बना है, बॉन्ड इज स्टिल देयर बट इट हैज वीकेंड, कमजोर हो गया है। बॉन्ड तो अभी भी है, ठीक है, वो बॉन्ड वीक हो गया। अब जब मैंने उसको मजीद हीट दी, अब जो सारी आइस जब लिक्विड हो गई, अब थर्मामीटर ने टेम्परेचर बताना शुरू कर दिया कि ये 1 2 3 4 5 ऊपर जा रहा है, ठीक है जी। अब ये टेम्परेचर ऊपर जा रहा है तो वो काइनेटिक एनर्जी उनकी बढ़ रही है, मॉलिक्यूल्स की। अब डिस्टेंस और बढ़ रहा है तो और वीक होता जा रहा है। मैं अब यहां भी मैं कहूंगा कि बॉन्ड को जो कहते हैं बॉन्ड इज बीइंग ब्रोकन, नहीं, बॉन्ड इज बीइंग वीकेंड, कमजोर हो रहा है। अब मैंने इसको इस वाटर को मैंने समझे कि फायर के ऊपर कहीं रख दिया, ओवन में, स्टोव के ऊपर रख दिया, गर्म करना शुरू कर दिया, वो थर्मामीटर बताता जा रहा है। सपोज करें कोई ऐसा थर्मामीटर है जो इस मकसद के लिए यूज होता है, तो वो बताता जा रहा है कि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। अब जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उस लिक्विड का टेम्परेचर पहुंचा तो थर्मामीटर स्टॉप गिविंग फर्दर रीडिंग, इट द टेम्परेचर स्टॉप राइजिंग। जब तक अब वो सारा लिक्विड गैस नहीं बन जाएगा तब तक थर्मामीटर खामोश रहेगा, वो रीडिंग नहीं बताएगा, वो ऊपर नहीं जाएगा। अब ये हो क्या रहा है, जो हीट नीचे से दी जा रही है वो कहां जा रही है, टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ रहा? वो हिडन हीट है, वो जो जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है अब लिक्विड के मॉलिक्यूल के दौरान उनको वीकन कर रही है वो हीट। अब मैं लफ्ज ब्रेक को रिप्लेस कर रहा हूं वीक से, ठीक है, उनको कमजोर कर रही है, वो दूर दूर, अब वो वाटर के मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो रहे हैं, गैस बनते जा रहे हैं। जब सारा लिक्विड गैस बन गया तो अब उस गैस को, अगर आपके पास कोई सिस्टम है, हीट करेंगे उसकी उसकी स्टीम की या गैस की या वाटर वेपर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अब वो बताएगा थर्मामीटर 101 102 103, ठीक है। अब हुआ क्या है, अब जब गैस बनी है तो एक वो जो दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, जब वो लिक्विड था, उनको जब उसका डिस्टेंस इंक्रीज हुआ वो हीट से, जब वो बॉन्ड वीक हुआ, डिस्टेंस इंक्रीज हुआ, तो समझे इतना हो गया डिस्टेंस, बट बॉन्ड इज स्टिल देयर। उनके दरमियान अभी भी दो वेरी नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, नो मैटर हाउ फार दोज मॉलिक्यूल्स आर टेकन अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगी। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं हुआ क्या, एनर्जी ऐड करने से यू हैव वीकेंड द बॉन्ड between the particles of solid till they became liquid, and then again you kept on heating the liquid till the liquid became gas, और वो डिस्टेंस इंक्रीज होता रहा, बॉन्ड वीक होता रहा, बॉन्ड टूटा नहीं, बॉन्ड वीक होता रहा, तो गैस बन गया। अब रिवर्स प्रोसेस में गैस को लिक्विड बनाएं और लिक्विड को सॉलिड बनाएं, अब एनर्जी रिलीज करेंगे। वो जो एनर्जी बॉन्ड को वीक करने में यूज हुई तो उसके बाद कहां गई बॉन्ड को वीक करके? वो जो दो पार्टिकल्स के दरमियान बॉन्ड था, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, उसको जब वीक किया और उनमें फासला बढ़ गया, तो वो जो एनर्जी, जो हीट एनर्जी आप दे रहे थे, वो एज पोजिशनल पोटेंशियल एनर्जी उन दो पार्टिकल्स के दरमियान के अंदर स्टोर होगी, उनकी पोजीशन की वजह से। अगर तो वो इतने दूर हैं तो एक स्पेसिफिक एनर्जी, अगर इतने दूर हैं तो ज्यादा एनर्जी स्टोर हुई, क्योंकि ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल हुई है उनको दूर करने में, तो वो पोटेंशियल एनर्जी
वो उस बाड को वीक करने के बाद उनके अंदर स्टोर होती गई। अब आप उस पोटेंशियल एनर्जी को रिमूव कर रहे हैं उन पार्टिकल से। जब आप उन पार्टिकल से उस पोटेंशियल एनर्जी को रिमूव करेंगे और फर्दर एनर्जी उनकी रिमूव होगी, काइनेटिक एनर्जी भी रिमूव होगी, उनकी मोशन स्लो होगी, तो वो करीब आते जाएंगे, करीब आते जाएंगे, हत्ता के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसका दाव चल जाएगा और वो उनको अपने करीब मजीद कर लेगी, तो वो लिक्विड बन जाएगा। तो आपने जब एनर्जी उसमें से रिमूव की तो आपने बॉन्ड बनाया नहीं, यू हैव स्ट्रेंथन्ड द बॉन्ड। पहले था वीक हुआ था, अब आपने उसमें से एनर्जी रिमूव की, तो यू आर व्हाट आर यू डूइंग? I mean, you are removing the energy, you are decreasing the distance, and you are strengthening the bond. तो क्या हुआ? लिक्विड बन गया। अब आप फर्दर एनर्जी उस लिक्विड को अब आप फ्रीजर में रख देते हैं, फर्दर उसमें से एनर्जी रिमूव कर रहे हैं, तो वो फर्दर डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है पार्टिकल्स का और फर्दर स्ट्रेंथनिंग ऑफ बॉन्ड हो रही है। एनर्जी कम हो रही है, बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है। तो एनर्जी आप रिमूव करते जा रहे हैं, डिस्टेंस डिक्रीज करते जा रहे हैं और बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाते जा रहे हैं, तो वो आइस बन गई, सॉलिड बन गया। दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो इसलिए टू आई मीन मेक इट अंडरस्टैंड इन अ सिंपल मैनर और इजी मैनर, हम कह देते हैं कि जब एनर्जी ऐड की तो बॉन्ड ब्रेक हुआ। नो, जब एनर्जी ऐड की तो बॉन्ड वीकन हुआ, और जी जब एनर्जी रिमूव की तो बॉन्ड बना। नो, जब एनर्जी रिमूव की तो बॉन्ड स्ट्रांग हुआ। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन का आंसर मैंने सेटिस्फैक्टोरली देने की कोशिश की है। मेरे भाई को भी शायद इसकी समझ आ गई होगी। अगर इसके ऊपर फर्दर को क्वेश्चन बने तो आई एम अवेलेबल, आप कर सकते हैं, उसका भी इंशाल्लाह जवाब देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।